उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार चुनाव की जो रणनीति है उस पर बदलाव हो रहे हैं। चुनाव की रणनीति में बदलाव इस तरह से हो रहे हैं कि दावे अगर हो रहे हैं कि हम इस सीटों पे जीत रहे हैं या इस चरण में हम जीत हासिल कर रहे हैं, तो जस्ट उसके उलट जो दूसरा खेमा है वो ये दावा कर रहा है कि नहीं, जीत तो हमारी हो चुकी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है 4 तारीख को जो पूरी कर ली जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ है, ये सारे विषय पर मंथन चल रहा है। मंथन के बाद हमने भी निकाला था कि लड़ाई तो जरूर टक्कर की है। पहले और दूसरे राउंड के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे राउंड में और भी जोरदार लड़ाई की बात की जा रही है। ये लड़ाई इसलिए और ज़्यादा जोरदार हो गई है कि दूसरे राउंड में नीतीश कुमार 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। समझौते के तहत ये 5 की 5 दूसरे राउंड की सीट नीतीश कुमार के खेमे में गई थी। नीतीश कुमार इनमें से एक सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी सीटों पे जीत चुके थे। 2019 में एकमात्र सीट जो 40 में से हारी थी एनडीए, वो था किशनगंज का सीट। अब ये फर्स्ट और सेकंड फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। नाले पे दाला में हम आपसे बात करेंगे कि तीसरे फेज में आखिर ये बात क्यों कही जा रही है कि ये जो चुनाव होगा, ये मतदान होगा, ये जोरदार होगा, यानी कि जनता को अपने अपने तरफ से रिझाने में, अपने अपने तरफ से समीकरण साधने में सभी दावेदारी कर रहे हैं। इस दावे का कितना सच्चाई सामने आएगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। पहले और दूसरे राउंड में भी आपने देखा कि इनसे हमारी चर्चा लगातार हुई। हम तीसरे राउंड की बात करेंगे, इस पर हम कई राउंड का मंथन कर चुके हैं। आलोक जी, तीसरे राउंड के चुनाव को कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे से जोरदार होगा। इसका कारण बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे राउंड में जो वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ है, कारण चाहे जो भी हो, कई कारण हम लोग दे रहे हैं कि गर्मी के चलते हुआ, इसका कारण है, उसका कारण है, या फिर एक ये भी हो सकता है कि सरकार तो बन ही रही है एनडीए की, इसलिए लोग वोट करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपने जो आपका थर्मामीटर है उसको लगाते हैं तो आप क्या पाते हैं? सबसे पहला मतलब 5 सीटों की हम जानना चाहते हैं। देखिए, तीसरा राउंड का जो चुनाव है जी, उसमें एक बात, सबसे बड़ी बात आती है, इसमें मधेपुरा की सीट है जी, खगड़िया की सीट है जी, झंझारपुर की सीट है जी, अररिया की सीट है और सुपौल का सीट जी, है। तो इन सीटों में जो लालू प्रसाद का वोट बैंक कहा जाता है, जी, MY समीकरण, तो एम तो अररिया में है, सुपौल है, मधेपुरा है, जी, खगड़िया में भी MY का समीकरण बढ़िया है। जी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यादवों की आबादी मानी जाती है बिहार में, जी, तो इसी 5 लोकसभा क्षेत्र में है, और जो लालू यादव का कोर वोटर कहलाता है MY नहीं। अगर वाई को थोड़ा सा नीतीश कुमार की ओर दरकते हुए भी लोग देख रहे हैं, और वाई का रुझान दोनों तरफ है, कांग्रेस की तरफ भी है, लालू प्रसाद की तरफ भी है, नीतीश कुमार की तरफ है। लेकिन जो वाई है, यादव मतलब लालू प्रसाद और लालू प्रसाद मतलब यादव ना। यादव का एक भी वोट लालू लोग का मानते हैं कि लालू का वोट, एक भी वोट इधर से नहीं उधर जाता है जी। और कहा भी जाता है कि रोम में पोप का और मधेपुरा में गोप का जी। तो मधेपुरा से सटा है सुपौल, और उधर सुपौल है और इधर खगड़िया है। सुपौल है, खगड़िया है, अररिया है, ये सारे तीनों जो है मधेपुरा से सटा हुआ है। आलोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव था, ये लगभग सभी सीट जो मुस्लिम बहुल सीट थे। इसमें आपने देखा होगा कि कई सीटों पे अच्छे खासे वोट भी हुए। सबसे ज़्यादा वोट अगर हुआ तो इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। हम उसकी चर्चा कर भी रहे थे जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम एग्रेसिव वोटिंग करते हैं तो वहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाकृत जो चाहिए था वो नहीं था। यानी कि क्या आपको लगता है कि जब झंझारपुर में मतदाता बाहर निकलेंगे तो उनके जहन में क्या होगा? क्या उनके जहन में रामप्रीत मंडल का जो 5 साल का कार्यकाल है वो रहेगा, या फिर इसमें जो एक नया परिवर्तन सुमन महासेठ को दिया गया है वो रहेगा, या फिर तीसरा कौन जो पैदा कर रहे हैं गुलाब यादव वो रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक झंझारपुर की बात है
तो झंझारपुर में महागठबंधन रामप्रीत मंडल से जो नाराज लोग थे, लोग कहते थे कि रामप्रीत मंडल से लोग नाराज हैं, जो महागठबंधन से कोई भी कैंडिडेट आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन महागठबंधन खेमा वहाँ 2 भाग में अगर बट गया है तो रामप्रीत मंडल के लिए लड़ाई वहाँ आसान हो गई है। जी, अब देवेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, देवेंद्र यादव की भी बात कर रहे हैं और गुलाब यादव की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो है यादव मतदाता जो हैं वो लालू प्रसाद के कैंडिडेट जो हैं, जो लालू प्रसाद ने सुमन महासेठ को टिकट दिया, वो वीआईपी के कैंडिडेट हैं जी। और वीआईपी के कैंडिडेट को बिहार में कोई ज्यादा वजूद नहीं दिख रहा है जी। तो इस नाते भी कहा जा सकता है कि झंझारपुर की सीट जेडीयू के खाते में जाना तय है। मतलब नाराजगी लालू प्रसाद की रहेगी, लालू प्रसाद ने आखिर ये सीट आरजेडी से लेकर के क्यों दे दिया है वीआईपी को। अब हम और उन्होंने अपने हिसाब से उम्मीदवार। अब हम आते हैं खगड़िया के सीट जी, खगड़िया के बाद खगड़िया के सीट पे एनडीए का प्रयोग सार्थक ही रहा है, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट जो हैं राजेश वर्मा वैश्य समुदाय से आ रहे हैं जी। और वहाँ वैश्यों की गोलबंदी उनके पक्ष में दिख रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भी है, और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उनके साथ है जी। महागठबंधन के कैंडिडेट संजय कुशवाहा जाति से आते हैं, और कुशवाहा जाति के लोग सम्राट चौधरी में अपना भविष्य देख रहे हैं जी जी। तो इस नाते ये कहा जा सकता है कि राजेश वर्मा अपर हैंड है और वहाँ ये जो संजय कुशवाहा हैं उनके राजेश वर्मा वहाँ अपर हैंड है 21 है जी, और संजय कुशवाहा 19 नजर। लेकिन एक बात इसमें आलोक जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये तो सही कह रहे हैं कि ठीक है चलिए कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो विरोध हो रहा है, जैसे रेणु कुशवाहा वहाँ खड़ा होकर के विरोध कर रही हैं लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का, राजेश वर्मा का विरोध कर रही हैं, कह रहे हैं कि ये परंपरागत सीट है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी वहाँ फील्ड में उतर गए हैं, जो पहले से वहाँ देख रही है। देखिए खगड़िया में चुनाव लड़ चुके हैं, महबूब अली कैसर वहाँ उनका भी वोट बैंक है। हालांकि हमने जो सर्वे कराया था भारत लाइव के सर्वे में, कई गाँव में हमारी जब टीम घूमी है तो महबूब अली कैसर का नाम तक लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि क्या ये लोग जो हैं वो उसको प्रभावित कर पाएंगे, जैसे जो विरोधी हैं? बाबा एक चीज आप समझ लीजिए, 0 + 0 + 0 10 0 भी हो जाएगा जी, तो आखिर का रिजल्ट क्या होता है? 0 ही होगा। लेकिन अगर जो संख्यात्मक है 1 + 1 + 1 जी, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। वो मतलब पांडवों की बात आप कर रहे हैं कि जो पांडव कहीं ना कहीं आगे हैं, बस 5 गांव में से 1 गांव ले लेंगे। श्योर। चलिए, तो मधेपुरा की बात करें। मधेपुरा आपने पहले ही बताया कि रोम और पोप और गोप की बात आपने किया। मधेपुरा में क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ रिजल्ट बदलेगा? ये मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव और जो नए प्रयोग में आए हैं कुमार चंद्रदीप, उनमें क्या टक्कर रहेगा? देखिए, दिनेश चंद्र यादव वहाँ थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं जी, क्योंकि कुमार चंद्रदीप नए चेहरे हैं, और लालू उनके पिता जो रविंद्र कुमार रवि हैं पहले से भी वहाँ के सांसद रह चुके हैं जी जी। और दिनेश चंद्र यादव खगड़िया के रहने वाले हैं जी, ये मधेपुरा के रहने वाले हैं नहीं। तो यहाँ जो 2 बार से आरजेडी वहाँ हार रही थी, तो अपने हार को बचाने के लिए आरजेडी ने प्रयोग तो किया है जी, लेकिन वहाँ ये भी देखना है कि ये वही दिनेश चंद्र यादव हैं जिन्होंने लालू यादव और शरद यादव दोनों को पटकनी दी है। जी जी जी। कमजोर समझना, तो दिनेश चंद्र यादव को कमजोर समझना जी, कहीं ना कहीं भूल होगी। चलिए, सुपौल की बात हम करते हैं। सुपौल में भी दिलेश्वर कामत को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी थी। यहाँ एक बड़ा प्रयोग किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, और यहाँ एक दलित उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को उतारा है। लेकिन इस लड़ाई को भी दिलचस्प बना रहे हैं वैद्यनाथ मेहता। त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ भी होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है चंद्रहास चौपाल को वहाँ से दे करके, वो कारगर होगा? पान समाज को और चौपाल समाज को एकजुट करने की कोशिश की गई है, इसका क्या आपको लगता है? पहली बात तो मुझे जो जानकारी है जी, चंद्रहास चौपाल दलित नहीं है, वो अति पिछड़ा है जी। पान समाज जो है वो अति पिछड़ा है। नहीं, पान समाज को महादलित में नहीं, अभी नहीं लाया गया उनको, अभी नहीं लाया गया। नहीं, अभी नहीं लाया गया। पान समाज वहाँ जो पिछड़ा वर्ग में आ रहा है जी, और वहाँ का प्रयोग जो है, इनका जो अपना वोट है इसको काटने में ये जो मेहता बैजनाथ मेहता जी हैं, वो
महागठबंधन का वोट काट रहे हैं जी, न कि एनडीए का जी। तो यहाँ देखा जा रहा है कि अभी तक स्थिति जो है एनडीए की स्थिति ठीक है। अब चुनाव के दिन हो सकता है कोई नया बदलाव हो। तेजस्वी यादव का वहाँ लगातार दौरा हो रहा है। जी, कहा जाता है कि जो वैद्यनाथ मेहता हैं उनको लेकर के एक पहले से परसेप्शन बना हुआ है कि उनको ये कहा जा रहा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से थे, वहाँ उनको टिकट मिल जाएगा। समझौते के तहत 3 सीटें जो मिलेंगी उसमें से सुपौल की सीट भी थी। बाद में फिर जब ये हो गया तय कि उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट मिली, उसके बाद नज़र तेजस्वी यादव की भी वैद्यनाथ मेहता पर थी और लंबे समय तक उन्होंने इंतजार भी किया और कहा भी जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि उनका हर वर्ग में एक अच्छी छवि थी। तो क्या लगता है कि वो अंत तक चुनाव में कॉन्टेस्ट देंगे? देखिए, हो सकता है कि वहाँ चंद्रहास चौपाल गौन हो जाएं। जी, तीसरे नंबर पर फेंका तीसरे नंबर पे चले जाएं और लड़ाई वहाँ मतलब कॉन्टेस्ट में वैद्यनाथ मेहता हैं। हाँ, चलिए। लेकिन ये जो एनडीए के कैंडिडेट हैं जी, ये वहाँ जो हैं वो 1 नंबर पे हैं। वहाँ लड़ाई 2 नंबर की है। जी जी। चलिए, हमारा अंतिम सीट की चर्चा करेंगे जो तीसरे चरण में 5 सीटें हैं, उसमें अररिया की सीट है। अररिया का समीकरण क्या कहता है? यहाँ पर एक बार फिर से प्रदीप कुमार नरेंद्र मोदी की झोली में अररिया की सीट दे पाएंगे या फिर यहाँ भी मुस्लिम फैक्टर काम करेगा? क्योंकि एक बड़ा प्रयोग किया गया है, तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे को इस मैदान में उतारा गया है। हालांकि उनके विरोध में उनके ही भाई सरफराज अपने स्टेज पर रोने से लेकर के क्या क्या ड्रामा हुआ सब देखा आपने। क्या लगता है कि यहाँ क्या होगा? देखिए, अररिया की सीट जो है बीजेपी 2009 में भी चुनाव जीती है जी, 2019 में भी चुनाव जीती है जी, और 2014 के चुनाव में वहाँ से तस्लीम साहब चुनाव जीते थे। कुछ ही दिन बाद उनका निधन हो गया और सरफराज जी वहाँ चुनाव जीते, उपचुनाव में सरफराज जीते थे, जिनको लेकर के खूब नौटंकी हुआ था। लेकिन ट्रेन में जो उनका एक वही नौटंकी की मैं बात बता रहा हूँ। सरफराज की छवि और तस्लीमुद्दीन के परिवार की छवि काफी धूमिल हुई थी। जी जी जी। और अब तो ये देखा जा रहा है कि वहाँ 2 भाई अपने बिल्कुल कि मैं तो तस्लीमुद्दीन का असली उत्तराधिकारी हूँ, तो शाहनवाज कह रहे हैं कि मैं मतलब उत्तराधिकार की लड़ाई में ये सीट जो है वो भाजपा के खाते में जा सकती है। लेकिन वो सीट महागठबंधन के लिए कमजोर आंकना इसलिए भी लाजमी नहीं होगा क्योंकि वहाँ मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा है। जी, यादव भी वहाँ हैं जी। लेकिन जो प्रदीप कुमार सिंह कैंडिडेट हैं वो गंगौता जाति के हैं जी। और इनकी आबादी वहाँ अच्छी खासी है और बाकी के जो वोटर हैं, बाकी को जो कोर वोटर सवर्ण वोटर उनके साथ हैं, वैश्य वोटर उनके साथ हैं। 55-45 का यहाँ रेशियो है। हाँ। अगर जरा सा अगर पारिवारिक विवाद रहा तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से अररिया में नहीं कर सकते हैं, 48-52 कर सकते हैं। चलिए, ये भी मान लेते हैं हम। थोड़ा सा अगर परिवार में कुछ हुआ तो निश्चित रूप से ये सीट जो है गंवा सकती है महागठबंधन, यानी कि जिसके पास था उसके पास रह जाएगा। इसमें ये हो जाएगा कि घर फूटे गंवार लूटे। जी, ये कहावत। हाँ, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे जवार लूटे। चलिए, तो आपने तीसरे फेज की भी बात समझ ली कि थर्ड फेज में जोरदार लड़ाई है। इस लड़ाई में सीटें सभी हैं वो एनडीए के पास है, तो अपनी प्रतिष्ठा एनडीए को बचानी है। महागठबंधन के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी होगा वो गेन ही होगा निश्चित रूप से यहाँ प्रतिष्ठा। लेकिन वहाँ एक चीज और बात सामने आ रही है कि खगड़िया और मधेपुरा में नीतीश कुमार कैंप कर रहे हैं। 3 दिन तक अपना टोटल चुनावी दौरा वो खगड़िया और मधेपुरा में लगाए के बीच में रखे हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार भी मान रहे हैं कि अगर हम लोगों को बिहार में कोई कमजोर कर सकता है कोई चरण, तो तीसरा चरण का चुनाव है जहां की MY फैक्टर आगे है और ये लालू यादव का मूल मंत्र है। जी जी। तो आपने सुना ही कि 5 सीटों पर हमने कोशिश किया ये बताने का कि जो वर्तमान स्थिति है, परिस्थितियां लगातार बदलती हैं और सियासत में कब क्या बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। आपका ध्यान पूरी तरह से भारत लाइव पर होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।